हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, JNU MSc फिज़िक्स 2017 के पेपर के कुछ और सॉल्यूशंस जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है वो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने कल पोल क्रिएट किया था शाम को और आज मैंने जब उसे देखा है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी कह रहे हैं कि JNU के MSc फिज़िक्स के ऊपर जो सॉल्यूशन है उसकी वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जिन स्टूडेंट्स ने पोल किया है जैम 2020 के स्ट्रेटजी के ऊपर, तो मैं उसके लिए कल यानी सैटरडे को वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आज हम कुछ 5 से 5 to 6 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करेंगे जो कि हो गए थे, वो हम अभी नहीं करेंगे दोबारा। हम उससे आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे जो बच गए थे, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है a photon is compton scattered off a stationary electron through an angle of 45 degree. If the final energy is the half the initial energy, the value of initial energy in MeV is closest to। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको परफेक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आती है, कभी नहीं पूछता आपसे कि भाई परफेक्ट वैल्यू बताओ कितनी आएगी। आपसे ये यही पूछेगा JNU में कि क्लोजेस्ट कितनी वैल्यू है। तो आप अगर जो आंसर निकाल रहे हैं और आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके बिल्कुल क्लोजेस्ट है, वो आपका परफेक्ट होगा। लेकिन हाँ, आपका जो सोल्यूशन है, आपका जो मेथड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं कि आपने कुछ भी लगाया और जो क्लोजेस्ट आ गया वो सही हो जाएगा, नहीं। तो देखिए, मैंने इसका अभी सोल्यूशन किया है। इसमें तो आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉम्पटन स्कैटरिंग में, अगर आपने पढ़ा है कि ये जो फाइनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है hν डैश। hν डैश का मतलब है एनर्जी फाइनल, मतलब स्कैटरिंग होने के बाद कितनी एनर्जी है। hν का मतलब है इनिशियल एनर्जी, और ये अल्फा स्टैंड्स फॉर कितने डिग्री से वो स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें सारे इनपुट्स को डालेंगे, hν डैश जो दिया है यानी फाइनल जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो इनिशियल का हाफ कह रहा है। तो यानी hν डैश इज इक्वल टू नथिंग बट द hν/2। तो hν/2 जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे पूरा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो hν आएगा, hν निकालना है हमें इनिशियल एनर्जी, तो वो, और यहाँ पर m0c² की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए वो आपको पता होना चाहिए 0.511 MeV होता है। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास एनर्जी है वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.60 आ जाएगा, और जो कि 1.75 के नियरेस्ट है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो A होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको लेकिन पूरा सॉल्व सही तरीके से करना है, यानी कि आपने कुछ भी फॉर्मूला लगा दिया और जो आपका आंसर आ रहा है उसके क्लोजेस्ट में अगर अगर आपका 1 आ रहा है तो आप सोचेंगे कि 0.18 हो जाएगा, नहीं, या 0.6 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करना है। फिर देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नियरेस्ट आपके आंसर से हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 17th प्रॉब्लम। अ डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻8 किलोग्राम इज एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू। देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ डस्ट पार्टिकल के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो ये वाला करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम VRMS लिखते हैं यानी काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं वो होता है हाफ mVRMS² इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ से जो वेलोसिटी आ जाती है, मोमेंटम आ जाता है, तो उसको पूरा सिंप्लीफाई करके ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसमें इनपुट्स डालेंगे तो ये जो नीचे रेशो है आप देखिए ज़रा, ये 10⁻⁻29 का अंडर रूट है। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.1 लिख लीजिए इंटू 10⁻28, और या नहीं तो आप इसे नियरेस्ट कह सकते हैं, ये 10⁻15 का ही वो है, अंडर रूट है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10⁻19 आ जाएगा, 10⁻19। तो जो कि सबसे क्लोजेस्ट, वैसे इसका 10⁻18 आएगा, लेकिन जो क्लोजेस्ट होगा या 20 आएगा, तो क्लोजेस्ट 20 या 18, तो 10⁻19 ही इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 10⁻⁻9। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स और है बहुत ही इजी। इसको ध्यान से आप समझिए। अ वायर कैरिंग अ लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, then it is suspended horizontally with the non-conducting spokes so that it is free to rotate in a horizontal plane. A uniform magnetic field B vector is applied in the central region pointing out to the radius a, where r is greater than a. The angular momentum imparted to the loop when the field is turned off is given by। आपको इसमें क्या करना है, अगर आप देख सकते हैं तो इस ऑप्शन में क्या गलती है
यहाँ पर जो स्मॉल बी यहाँ पर लिखा है, आप इस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर स्मॉल बी जो है वो क्वेश्चन में स्मॉल बी कुछ भी नहीं है, ये स्मॉल बी नहीं है फ्रेंड्स, ये कैपिटल बी है, और कैपिटल बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है, ये शायद मिस प्रिंट हो सकता है, या उस ईयर शायद जेएनयू में बताया भी था कि ये मिस प्रिंट है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये स्मॉल बी है ये कुछ भी नहीं है, ये कैपिटल बी है, मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसके सोल्यूशन को करने के लिए सबसे पहले आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, जो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है, पहले बी थी बाद में 0 कर दी गई है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसकी वजह से आप जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है। इसकी मैंने शॉर्ट डेरिवेशन भी कर दी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये होता है, आपको फैराडेज लॉ पता होगा, ये फैराडेज लॉ होता है। जब आप इसमें इसको ई तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा डी एल यानी कि सर्कमफरेंस ऑफ द लूप 2πa है, क्योंकि 2a वाले रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप ढंग से देखें तो। सो आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ए वाले रीजन में ही है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ई इंटू 2πa इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस साइन है, πa स्क्वायर dB/dt। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। तो और आपको गिवन क्या है कि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। तो आप टोटल चार्ज निकालिए, चार्ज इज इक्वल टू लेंथ इंटू लैम्डा, और फोर्स निकाल लीजिए QE की मदद से। ई तो आपने ऊपर लिखा हुआ है और चार्ज ये है, तो आपने जब फोर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इस फोर्स को न्यूटन्स लॉ की मदद से m dV/dt इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और v क्या होगा, क्योंकि वो r ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, तो r ओमेगा हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, ये मैंने इंटीग्रेट किया है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा mr ओमेगा इज इक्वल टू πa स्क्वायर लैम्डा b। जब आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mr स्क्वायर ओमेगा। तो mr स्क्वायर r के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ इस इक्वेशन में, तो आपका आ जाएगा l इज इक्वल टू πa स्क्वायर लैम्डा b r, ये वाला, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो d होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो b है, स्मॉल b कुछ नहीं है, वो कैपिटल b है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। अ मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस r विथ चार्ज q इज सराउंडेड बाय अ थिक कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b। द शेल इज ग्राउंडेड, यानी आउटर शेल को ग्राउंड कर दिया गया है। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर विद रेफरेंस इन्फिनिटी को लिया गया है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए ये किया है मैंने इसको सॉल्व। देखिए, आपको पता है कि बाहर वाला जो स्फेयर है वो ग्राउंडेड किया गया है, यानी कि जो सिग्मा b होगा वो तो 0 ही होगा, क्योंकि ग्राउंडेड किया गया है। सिग्मा r जो होगा वो q अपॉन में 4πε0 r स्क्वायर होगा, q अपॉन में 4π², यानी चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ दिस इनर जो शेल है, इनर जो स्फेयर है, और बाहर वाले का जो है माइनस q हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस चार्ज जो होगा तो माइनस q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखेंगे तो r इज़ लेस देन r, इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि कंडक्टिंग दिया हुआ है। इसके बीच में होगा वो ये वाला एक्सप्रेशन होगा, और बाकी इसके बीच में भी नहीं होगा क्योंकि वो ग्राउंडेड है, तो चार्ज तो है ही नहीं। तो आपको इन जनरल आपको बस यहाँ इस चीज़ के लिए पोटेंशियल निकालना है जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो जब आप इसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल निकालने का, माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। ई तो आपको पता है q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर है, a टू r करना है क्योंकि इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये तो डायरेक्ट प्रॉब्लम है, इसमें आपको कुछ दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने अगर +2 में भी पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या किया गया है मैं बताता हूँ। आपको V0 निकालना है, जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है। तो रोटेटिंग डिस्क में जो EMF होता है वो हाफ ओमेगा B0 B स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस B दिया हुआ है। अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्क है वो माइनस पोटेंशियल पे रखा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए डिस्क जो है वो माइनस पोटेंशियल पे रखा गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस नहीं आएगा, माइनस में आएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका ये है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का। ये वाला प्रॉब्लम भी अगर आपने थ्योरी जो है ढंग से पढ़ी है डीबाई मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट्स की, तो आप बहुत जल्दी ही कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी तो ऐसे ही हट गया, और ऑप्शन ई वैसे ही हट गया, और ऑप्शन डी भी हट गया। ध्यान रखिएगा, आपको बस ए और बी में से सेलेक्ट करना है। इसे हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो देखिए, फोनोन फ्रीक्वेंसीज आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ वेव वेक्टर, ये तो वैसे ही गलत हो गया, उसमें हम वेव वेक्टर को लेते हैं।
लेकिन सी ऑप्शन में कह रहा है कि फोनोन फ्रीक्वेंसीज आर टेकन टू हैव अ साउंड वेव लाइक डिस्पर्सन। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो आपने ये लाइन जरूर कहीं ना कहीं फोनोन लेटिस वाइब्रेशंस वाला जो टॉपिक होता है वो पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में। तो ये लाइन जो आती है वहाँ आती है कि जो फोनोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड वेव लाइक डिस्पर्सन की तरह होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको 5 प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन है वो बताए हैं। और अगर आप इसमें कुछ प्रॉब्लम रह गया है, शायद जो है प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन रह गया एक, तो मैं उसको अभी मैंने नहीं बताया है क्योंकि मैं उसको अभी ढंग से थोड़ा जांच रहा हूँ। कुछ उसमें मेरे को मिस्टेक लग रही है, अगर मिस्टेक नहीं बनेगी तो फिर मैं आपको नेक्स्ट में उसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो ये मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स के आज सोल्यूशन बताए हैं। आप इसको दोबारा देख लीजिए, इसमें कि क्या क्या कहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए और करते रहिए सॉल्व पेपर। मैंने आपको बताया जैम 2020 का जो स्ट्रेटेजिक वीडियो और बुक्स के जो वीडियो मैं वो कल अपलोड करूँगा। और जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर सीरीज़ को पढ़ रहे थे उनके लिए भी हैप्पी है, वो भी खुश हो जाएं क्योंकि मैं संडे को क्वांटम मैकेनिक्स का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, संडे को। कल जो आएगा वो जैम 2020 के एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो आएगा। और ये जो था वीडियो, ये जो JNU का पेपर देने वाले हैं 29 मई को MSc फिजिक्स के लिए, उनके लिए डिवोटेड था। ठीक है, तो आप इसको दोबारा देख लीजिए और जो नेक्स्ट 5 to 6 प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा यानी इस सीरीज़ के वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं आपको उसका रिप्लाई करके समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।